हेलो एवरीवन। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हमने ये लास्ट ईयर के पीडीएफ में भी देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए, लेकिन टाइप्स वाला पार्ट रह गया था। तो हमारे पास जो टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑलमोस्ट 10 टाइप हैं। बट नॉट नेसेसरी कि आपको सारे ही कर कर आने हैं, सारे ही करके भी नहीं जाने। इसमें से कुछ कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बस वही आपको देखने हैं यहाँ पर अभी। तो एक बार आप इसको ज़रा नज़र डाल लीजिए। हम ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से इनके क्वेश्चंस दिखाऊं। वैसे तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, यहाँ लिखिए रहा आप यहाँ पर। 5 फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप कर ही चुके हो। 4 ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ये भी आप कर चुके हो। ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इनको एक्सप्लेन करिए। और जो क्वेश्चन हमारा आएगा वो 5 से 10 मार्क्स तक के बीच में होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोगों के 5 से 10 मार्क्स तक का हम समझने वाले हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन हो गए। अब ये टाइप वाले हैं। देखिए, रियल टाइम, बैच और टाइम शेयरिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करिए, दिस वन। और नेक्स्ट वन में दिखाऊँ तो टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के ऊपर। अब देखिए, 2012 से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली नहीं है, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो आप रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो जनरली बहुत बार पूछा जा रहा है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और रियल टाइम वाले पे अब यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग में डिफरेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम ये फंक्शन आप पहले ही कर चुके हो। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। और यहाँ पर देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस, और बैच वाले में ये 6 नंबर का। तो इससे पहले वाला अगर आप लोगों ने पार्ट देख लिया होगा ना, तो इसमें आप लोगों को ये फीचर्स वाला पार्ट तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन टाइप वाला हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अभी हमने यहाँ से पता लगाया है कि इग्नू के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किस तरीके के आ सकते हैं, तो वो ये हैं। देखिए आप जरा, ये क्या रिपीटेड हो रही है चीज़ बार बार। जो मेन रिपीटेड होने वाली है वो बैच, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। हर 2 से 3 साल के अंदर ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो मैं इस बार भी कह सकता हूँ कि डेफिनेटली आएगा ही आएगा। रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के हर से 3 से 4 साल में रिपीट हो रहे हैं। और ये जो सर्विस, फंक्शन और मेमोरी मैनेजमेंट है, ये ऑलमोस्ट हर एक पेपर में है। मतलब इसको तो आपको बिल्कुल पक्का कर कर ही चले जाना है। और जो कर्नल वाले क्वेश्चन है वो देखिए 2-2 साल तक के गैप के बीच में आ रहे हैं ये। तो कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ऊपर क्वेश्चन हैं 4 से 8 नंबर का फिक्स है। और ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इन दोनों पार्ट से, अगर आप लोगों ने देख लिया तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से हम। तो सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई कंप्यूटर कहीं पर नहीं लगा हुआ। तो इस समय की जो बात है 1940 से 1950 के टाइम में, इस समय कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, मशीन्स होती थी। और इसका जो नेम दे रखा है सीरियल प्रोसेसिंग। इसमें जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं या फिर जिसके प्रोग्राम रन करना है, उनके पंच कार्ड बनाकर लाइन से खड़े रहते थे। जिसको जो प्रोग्राम रन करना है वो मैनुअली इंसर्ट करते थे, एंड देन उसका आउटपुट जो भी है उनको मिलेगा, आई डोंट नो कैसे। बट पूरा हार्डवेयर का कंट्रोल इन लोगों के हाथ में होता था, कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता था इसके अंदर। और कोई स्क्रीन जैसी सिस्टम नहीं है यहाँ पर। इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि कंप्यूटर मतलब मशीन जो है हमारे पास काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए आइडल रहती थी। फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि इस पर्सन को जो काम करवाना है ना, वो है फिबोनाची सीरीज़ का प्रिंट आउट निकलवाना है, ये 100 तक जो भी है, आई डोंट नो उस समय कैसा चलता होगा। इसको करना बाइनरी सर्च है। तो जब तक ये पर्सन जो है इसमें वर्क कर रहा है तो यही काम करेगा। फिर जब इसको करना है तो कुछ ये सेटिंग करेगा इसके अंदर। तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज, और सीपीयू काफ़ी लंबे समय तक आइडल रहता था। और जिसको जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसके हिसाब से मशीन फिर से सेट की जाएगी। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ी वाला काम था। और जब एक पर्सन लीव छोड़ेगा तभी दूसरा वाला पर्सन जो उस पर आकर काम कर पाएगा। फिर से उसे मशीन्स के अंदर कोड्स वगैरह सेट करने पड़ेंगे मैनुअली। इसके अंदर हम पंच कार्ड को इंसर्ट करते थे और वेट करते थे टाइमिंग का। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पढ़ें तो आप देखिएगा यहाँ पर ये सबसे पुराना फॉर्म है कंप्यूटर का, जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता नहीं था। मतलब ये विंडो और जो आप अभी मैक वगैरह जो आप इंस्टॉल कर लेते हो, वो ऐसे कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता था एक के बाद एक मैनुअली लोड कर कर।
यूजिंग स्विचेस और पंच कार्ड को, जैसे यहाँ पर लगा रहे हैं पंच कार्ड इन्होंने लगाए हैं, इनके हाथों में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे पंच कार्ड्स हैं। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? सिंगल जॉब एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम, एक बार में केवल एक ही जॉब एग्जीक्यूट होगी। कोई भी ऑटोमेटिक जॉब सेटिंग वाला सिस्टम नहीं था इसके अंदर, आपको मैनुअली काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल कहता है इनायक और EDSAC। बहुत सिंपल था क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं थी आपके पास, और फुल हार्डवेयर कंट्रोल यूज़र के पास ही होता था। मतलब कंप्यूटर, मतलब जो भी मशीन है आपकी वो अपने आप ज़्यादा काम नहीं कर सकती। इसका डिसएडवांटेज ये था कि सीपी मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए आइडल रहता था, हाईली इनएफिशिएंट एंड स्लो, बहुत धीमे धीमे काम, और इतना भी एफिशिएंट नहीं था। प्रोग्राम हार्ड टू हैंडल एवरीथिंग मैनुअली, प्रोग्रामर को ही सब कुछ जो है हैंडल करना पड़ता था एवरीथिंग मैनुअली। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें यूज़र को, मतलब आपको लिखना क्या है, वो ये सारी चीज़ें लिखनी है। कभी भी कोशिश ये मत करना कि आप पूरा एक पैराग्राफ ही लिख कर आ गए लाइन से, मतलब वो एक पैसेज बना दिया। एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस नहीं होगा और आपको मार्क्स नहीं देगा। आप यूज़ करिएगा बुलेटेड पॉइंट्स, और डेफिनेशन को अलग लिखिएगा, फीचर्स का अलग बनाइएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तब एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी को चेक करने में इंटरेस्ट शो करेगा और मार्क्स भी अच्छे देगा। लंबा लंबा पैराग्राफ कहानी वैसे कोई नहीं पढ़ता, तो आप ध्यान रखिएगा डेफिनेशंस, बुलेटेड पॉइंट, लिस्ट, फीचर्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको लिखने हैं। जितने मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप इतना लिख कर आ जाएंगे तो आपको 4.5 से 5 मार्क्स तक मिल जाएंगे ईजीली। एग्जाम में इंप्रेस होकर देगा आपको। मेन बात लिखनी है, ज़्यादा आपको अननेसेसरी थिंग्स से एक्सटेंड नहीं करना है इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में नाम खुद ही अपने आप को बता रहा है कि बैच बनते थे। बैच बैच किसके बनते थे? अब साइंटिस्ट ने या फिर जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि जो सिमिलर टाइप के टास्क हैं उनका एक ग्रुप बना दें, उनका एक बैच बना दें, और उसको कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर दें, मशीन के अंदर जो भी है। तो वो मशीन जो उस हिसाब से सेट हो जाएगी, और एक ही जैसे काम जो है विद लेस टाइम हो भी जाएंगे, कंप्लीट भी जाएंगे। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए मशीन को उस हिसाब से सेट होना पड़ता था। इसके लिए हो सकता है कि डिजिट्स, हेक्साडेसिमल डिजिट्स, या कीबोर्ड की सेटिंग, वॉट एवर जो भी उसके अंदर हो, बहुत सारी थिंग्स सेट की जाती हैं। तो इन्होंने क्या किया, उनके पंच कार्ड के जो है अलग अलग फॉर्मेट बनाकर और उनके बॉक्स बनाकर कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करने स्टार्ट कर दिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे करूं कि ये वाला जो आपका बॉक्स है, आपका ये जो बैग है आपका ये, इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं वो सर्च के प्रोग्राम हैं। चलो मान लिया सर्च के प्रोग्राम है। अब जो इन्होंने, आप ये जो देख रहे हैं कि ये काफ़ी सारे स्लॉट्स बने हुए हैं। सर्च में हो सकता है बाइनरी सर्च हो और हीप सॉल्ट हो, वॉट एवर। तो ये सारे प्रोग्राम सर्च के ही होंगे, बस इन्होंने सिमिलर टाइप के एक ही में बांध दिया है कर करिए। अब कंप्यूटर इसके हिसाब से सेट होगा तो एक जैसे काम कर पाएगा। अब देखो इसके डिसएडवांटेज आपको पता चल जाएंगे कि जब तक कंप्यूटर रिलीज़ नहीं होगा इसको ख़त्म कर कर, तब तक आपको कंप्यूटर मिल नहीं सकता। मतलब टाइम का तो वेस्टेज लॉट ऑफ है ही है इसके अंदर। और दूसरा ये भी है कि प्रोग्रामर को जो है अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। अगर एक बार बॉक्स को आपने मशीन के अंदर डाल दिया तो जब तक वो पूरा नहीं रन हो जाता तब तक आप उसके अंदर कुछ मैनुअली चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में अब इसको आपको लिखना है यहाँ पर, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या लिख कर आना है, जो सिमिलर टाइप की जॉब्स होती थी उनके ग्रुप बना दिए जाते थे जिनको बैचेस बोला जाता था, और उनको प्रोसेस किया जाता था विदाउट यूज़र इंटरेक्शन। इसमें यूज़र इंटरेक्शन नहीं होता था, आपने अगर एक बार मशीन के अंदर डाल दिया तो। फीचर्स क्या क्या थे इसके? जॉब जो एग्जीक्यूट होती थी सीक्वेंस वाइज, जैसे एक बैच एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके अंदर जॉब डेक्स होते थे, पंच कार्ड होते थे, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज होती थी। फीचर्स हैं इसके ये एग्जांपल IBM 7094, IBM ऑपरेटिंग सिस्टम 360। अब इससे क्या एडवांटेज मिला हमें? जो हमारा सबसे पहली बार में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन थी, उसमें जो 1% था वो केवल एक बार ही उसको यूज़ कर कर उसकी रीसेटिंग करके फिर दोबारा दूसरा पर्सन आकर उसको दोबारा से रीसेट कर रहा था। तो सीपीयू ना थोड़ी देर के लिए खाली रह जा रहा था सेटिंग वगैरह करने में, और इससे सीपीयू का लॉट ऑफ टाइम जो है अननेसेसरी यूजेज में जा रहा था। तो इससे हम लगातार, अगर हम पंच कार्ड नहीं है एक बैग के अंदर लगाकर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो सीपीयू जो खाली नहीं बैठेगा, उससे हम सीपीयू का आइडल टाइम को बचा लेंगे। रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम। एफिशिएंट फॉर लार्ज रिपीटेटिव टास्क। अगर सभी के पंच कार्ड एक जैसे हैं और पंच कार्ड किसी पार्टिकुलर प्रोग्राम की और
टारगेटेड हैं तो उसके लिए एफिशिएंट है। लंबे लंबे रिपीटेटिव टास्क जैसे अगर करने हो तो। इसका डिसएडवांटेज ये था कि अगर आपने एक जॉब बैग जो है अंदर डाल दिया इसके, तो आप यूज़र इंटरेक्शन नहीं कर सकते जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो। डीबगिंग डिफिकल्ट, एरर फाउंड एट एंड। अब किसके पंच कार्ड में दिक्कत आई है ये आपको बहुत एंड में ही पता चलेगा, अगर बीच में कोई एरर हो गई है और आपको लॉट ऑफ चेक करने पड़ जाएंगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, लिखिए इसको आप एक बार ज़रा, कि इतना ही लिख कर आना है बस आपको। ठीक है, ये दिस वन, ये जब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे ना तो एग्ज़ाम की उसमें बड़ा मतलब फुल पेज ले लेगा आप इसको लिख कर आएंगे तो। अननेसेसरी थिंग्स नहीं, जितना है यहाँ लिखे उतना लिखिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अब। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर एक टाइम पर कई प्रोग्राम्स को मेमोरी में रखता है और उनके बीच सीपीयू को स्मार्टली स्विच करता रहता है ताकि सिस्टम कभी आइडल ना हो। सोचो ज़रा, जैसे ही आप टास्क मैनेजर ओपन करते हो, आपको एक साथ इतने सारे प्रोसेसेस दिखते हैं। क्रोम, वीएस कोड, गेम्स, बैकग्राउंड सर्विसेज, सब एक ही वक्त पर एक्टिव। दोस्त, ये मैजिक नहीं, ये ही है मल्टी प्रोग्रामिंग की असली ताकत। मल्टी प्रोग्रामिंग का मेन गोल होता है सीपीयू को हमेशा बिजी रखना। अगर कोई प्रोग्राम आईओ के लिए वेट कर रहा है, सीपीयू इमीडिएटली दूसरे प्रोग्राम पर स्विच कर देता है। इसका मतलब ये हुआ, कंप्यूटर कभी रुकता नहीं, कंप्यूटर कभी वेस्ट नहीं करता, कंप्यूटर बस काम पे लग जाता है। एग्जाम्पल लो, आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, पीछे डाउनलोड्स चल रहे हैं और आपने वर्ड फाइल भी ओपन कर रखी है। आपको लगता है सब एक साथ चल रहा है, लेकिन एक्चुअली सीपीयू माइक्रो सेकेंड्स में रैपिड स्विचिंग करके हर प्रोग्राम को चलाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह होता है, जो हर प्रोग्राम को थोड़ा थोड़ा सीपीयू टाइम देता है और इंश्योर करता है कि कोई भी प्रोसेस सिस्टम को स्लो ना करे। और दोस्तों, एक और बात, मल्टी प्रोग्रामिंग में एक प्रायोरिटी सिस्टम भी होता है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अगर रेडी है तो सीपीयू पहले उसी को टाइम देता है। जैसे ही वो वेट में जाता है, सीपीयू तुरंत बाकी प्रोग्राम्स को हैंडल करने लगता है। इसी वजह से आज के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज़, लिनक्स, मैकओएस इतने स्मूथ और रिस्पॉन्सिव लगते हैं। तो दोस्तों, ये था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का पावरफुल कॉन्सेप्ट, जो आज के हर मॉडर्न ओएस की बैकबोन है। क्या क्या फीचर्स इसके आए थे? मल्टी प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। सेवरल जॉब्स स्टोर्ड इन मेमोरी, मतलब मेमोरी के अंदर बहुत सारे जॉब्स एक बार में जो है इंट्रोड्यूस कर देगा। जैसे सीपीयू जो है तुरंत स्विच कर देगा दूसरे वाले प्रोग्राम पर, अगर एक वो जॉब एग्जीक्यूट कर चुका है तो। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसके अंदर अवेलेबल थी, जैसे हम जिसकी बात कर रहे हैं बार बार कि सीपीयू स्विच कर लेता था दूसरे पर। इससे सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से बढ़ गया। एग्जाम्पल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम 360 है, यूनिक्स सिस्टम यहीं से आया था। और एडवांटेज कहते हैं हाईली थ्रूपुट था, आउटपुट अच्छे आ रहे थे, बेटर यूटिलाइज कर पा रहे थे। डिसएडवांटेज ये था कि मेमोरी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये मेरा ठीक है, लाइक लाइक दिस वन है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो थे वो प्रोग्राम तो हम मल्टीपल एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, लेकिन मेमोरी जो है हमारी कॉम्प्लेक्स हो रही थी। अब आया यहाँ से टाइम शेयरिंग, हम सीपीयू का टाइम शेयर करेंगे। अब टाइम जो टाइम सीपीयू का बचता उसी समय पर हम कुछ और एग्जीक्यूट करवा लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी एक जॉब ही हो सकता है छोटा प्रोग्राम हो, और ये भी हो सकता है कि पूरा एक बैग हो। तो टाइम को हम सीपीयू के यूज़ करेंगे, स्विच नहीं कर कर। तो यहाँ पर हम चलते हैं, पढ़िए यहाँ पर आप जरा इसको। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउड मल्टीपल यूजर्स टू वर्क साइमल्टेनियसली। इसकी वजह से, टाइम शेयरिंग की वजह से, टाइम शेयरिंग तो अभी भी चलता है, हम सीपीयू का आइडल टाइम को यूज़ कर सकते हैं, जिससे काफ़ी सारे यूज़र्स जो हैं आपके एक बार में वर्किंग कर सकते हैं। ईच हर एक यूज़र को एक सीपीयू का स्मॉल टाइम मिलेगा, जिससे वो ये सोचेगा कि उसकी ही मशीन है, वो अपना प्रोग्राम रन कर रहा है। बट ऐसा नहीं है एक्चुअली में कि एक सीपीयू का आपको कुछ ही परसेंट टाइम मिल रहा है। इससे क्या हो रहा था, सपोर्ट मैनी यूज़र्स, हम एक बार में काफ़ी सारे यूज़र्स को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का यूजेज हुआ था, क्विक रिस्पॉन्स टाइम था इसके अंदर। एडवांटेज क्या था कि
इंटरेक्टिव करना कंप्यूटर से बहुत अच्छा हो गया था। इस समय तो हमारे पास कंप्यूटर ऐसे ऐसे आने लगे थे, जैसे आप स्क्रीन कीबोर्ड्स वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन हम कर पाए। लेकिन डिसएडवांटेज का ये था कि हैवी ओवरहेड ड्यू टू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब यहाँ पे सीपीयू का चाहे थोड़ा सा टाइम हो या 1 घंटा हो या 5 मिनट्स हो, इससे सीपीयू का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा ओवरहेड प्रॉब्लम होने लगी थी। किसी के पास ज़्यादा जा रहा है, किसी के पास कम जा रहा है, और हो सकता है कि कोई और जो हो वो वेट कर रहा हो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए, या किसी को सिर्फ 5 मिनट के लिए मिला, उसने ख़त्म कर दिया, लेकिन उसे दोबारा रन करा था तो सीपी दूसरे पे जा चुका है और उसका प्रोग्राम 1 आवर का है, लाइक दिस। और इसके अंदर सिक्योरिटी इसी ड्यू टू शेयर टर्मिनल्स। किसी यूज़र को अगर कोई अपना शेयर, बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि प्रोटेक्टेड प्रोग्राम रन करना है, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये कनेक्टेड है एक ही सीपीयू से, तो सीपीयू की मेमोरी जो होती है यूटिलाइज हो जाती है सभी के थ्रू, हर कोई जो इसे एक्सेस कर सकता है, तो इससे सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। नेक्स्ट वन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये बात है आपकी 1970 से 1980 के बीच में। इस समय हम स्पेस की तरफ जो है कदम बढ़ा चुके थे, और हमारे पास ऐसे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम से जो हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। हालांकि इमेज कुछ ज़्यादा ही नई लग रही है, जैसे अभी अभी के ज़माने की है, बट अगर हम उस टाइम की बात करूं, तो जो हाँ, कोई भी मशीन ऐसी जिसका आपको डेटा अभी लाइव चाहिए, हाल क्या हाल, हमें इसके ऊपर कैलकुलेशन या वर्किंग चाहिए, अपने आप को मेमोरी को वो अपडेट करता रहे, ऐसे सिस्टम्स को बोलते थे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बैंकिंग में भी इसका यूजेस बहुत किया जाता है। जब रियल टाइम आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें हाल के हाल ही उसमें अपडेट करना पड़ता है। रियल टाइम डेटाबेसेस होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग अब। यूज इन सिस्टम वेयर टाइमिंग इज़ क्रिटिकल। हम इसको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ टाइमिंग का मैटर होता है, बिल्कुल भी वेट नहीं। इवन इन द हॉस्पिटल, बैंकिंग सर्विसेज, सर्वर साइड मैनेजमेंट, और यहाँ पर ये उन ऐसे ऐसे स्पेसिस में जैसे नासा हो गया, वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। एवरी टास्क मस्ट फिनिश विद इन अ डिफाइंड डेडलाइन। अगर उस डेडलाइन के अंदर दे रही है तो इसी के अंदर ख़त्म करना है। इसके क्या क्या टाइप्स हैं? हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम, दिस वन आर, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और जो एग्जांपल्स है इसके, क्यूनिक्स, आरटी, लाइनक्स, वीएक्स वर्क्स हैं। और एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत अच्छे थे, रिलायबल थे और प्रेडिक्टेबल थे। हम इसके थ्रू नहीं, डेटा को देखकर, जैसे डेटा जैसे जैसे अपडेट होता जा रहा है, हम बता सकते हैं कि ग्रोथ का डेटा है। लो लेटेंसी थी, इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती थी। और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत महंगे होते थे, और इनको डिज़ाइन करने के अंदर बहुत सारे थिंग्स का यूजेज होता था। और जहाँ कहीं पे भी इसका सेटअप होता होगा, उनकी इक्विपमेंट्स, वैसी चीज़ें लगाने में भी एक्सपेंस बहुत आते थे। लिमिटेड मल्टीटास्किंग, ये ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते थे, लिमिटेड ही थी इनकी मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट वन, ये भी इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको ये खुद ही पता चल रहा होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और लिंक हैं, तो कोई भी जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है वो। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर एक कंप्यूटर यहाँ पर, जैसे अगर ये ख़राब हो गया आपका, तो औरों के पास डेटा नहीं जाएगा। एक्चुअली में ये सिंक्रोनाइज है इस मेन के पास में, और मेन सिंक्रोनाइज है अदर के साथ में ये। तो इसमें आपके पास डेटा लॉस ना होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, मतलब क्योंकि अगर आपका डेटा इस पर पड़ा चला गया, सर्वर पे चला गया, तो वो कोई और भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर आपका कंप्यूटर ख़राब भी हो गया तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो इसके अंदर डेटा लॉस्ट के चांसेस बहुत कम होते थे। अच्छा है ये। तो इसके अंदर पढ़ते हैं, अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर्स टू वर्क एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। जगह जगह से लोग काम कर सकते हैं और सिंगल जगह पर जो है अपना वर्किंग को जो है शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज आर शेयर्ड बिटवीन नोड्स, नोड्स के बीच में रिसोर्सेज शेयर होते हैं। और डेटा ट्रांसपेरेंस रहता है, फाइल शेयरिंग, कौन किसके पास फाइल सेंड कर सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है लिमिटेशंस। अगर आपने अपनी फाइल यहाँ शेयर कर दी तो हर कोई से एक्सेस कर सकता है। लोड बैलेंसिंग एंड फॉल्ट टॉलरेंस की फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और एडवांटेज में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे थे, इसके लिए परफॉर्मेंस ही। डिसएडवांटेज इसका ये है कि कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स होता था और सिंक्रोनाइज़ करने में बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती थी। ज़रा सा भी सेव जो है दोबारा से अपडेट करना पड़ता था। सिक्योरिटी चैलेंजेस, आप कोई चीज़ प्राइवेट नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी के लिए।
अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर इसके पास। अच्छा, आपको यहाँ देखकर अभी क्या नज़र आ रहा है कि ये कौन सा हो सकता है? नेटवर्क शेयरिंग हो सकता है क्या ये? देखिए, ये हमें एक एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है एक ऑफिस का, जहाँ पर लोग जो है वाईफाई जो है वाईफाई से जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, या फिर ये लोग है लैन कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, या एक छोटा सा ऑफिस है उसके अंदर कंप्यूटर जो है कनेक्टेड है आपस में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये नेटवर्क शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क शेयर्ड लैन मैन वैन जो क्रिएट होते हैं वो इन्हीं के ऊपर क्रिएट होते हैं। इनमें कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से विद नोड्स, और ये सर्वर्स पर वर्क करते हैं। रन्स ऑन सर्वर एंड प्रोवाइड सर्वर सर्विसेज टू कंप्यूटर्स कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। मान लीजिए कि ये आपका एक ऑफिस है और ये आपका सर्वर है। ये यूज़र वन है, ये यूज़र टू है और ये यूज़र थ्री है, दिस वन। अब यूज़र वन कोई रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पर, तो सर्वर उसको जो है सर्व करेगा, सर्वर उसको फाइल देगा। उसी समय पर यू टू ने जो है कोई और फाइल की डिमांड करी, तो सर्वर उसको भी जो है मैनेज कर रहा है। इस समय यू थ्री ने भी डिमांड करी, वो कोई और पेज की डिमांड की, तो वही यहाँ पर। तो यहाँ सर्वर साइड पर भी तो कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है कि वो कैसे मैनेज कर रहा है। इवन यू वन जो अपनी फाइल यहाँ पर स्टोर भी कर सकता है, या यू वन को शेयर करनी है यू टू के पास में, तो यू वन विल शेयर ऑन द सर्वर एंड सर्वर विल बी एक्सेसिबल बाय यू टू। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सर्वर पर रन होते हैं और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन कंप्यूटर्स को जो इनसे कनेक्टेड होते हैं लैन और वैन के थ्रू। फीचर्स की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड फाइल शेयरिंग, कि एक ही जगह से फाइल शेयर हो सकती है। यूज़र ऑथेंटिसिटी सिक्योरिटी भी थी इसके अंदर। प्रिंटर एंड रिसोर्स लिंक, जैसे कि अगर आपको बात करूँ अगर मैं प्रिंटर की, अब एक ऑफिस के अंदर एक प्रिंटर जो है काफ़ी सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। कैसे वो कनेक्टेड होते हैं? किससे? कंप्यूटर सर्वर से, और सर्वर कनेक्टेड होता है प्रिंटर से। तो यू वन को अगर कमांड देनी है तो यू वन इसको दे सकता है कमांड सर्वर को, सर्वर उसको दे देगा प्रिंट करने के लिए। हाईली सिक्योर होते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, इजीली इसको मैनेज किया जा सकता है यूजर डेटा के लिए। डिसएडवांटेज का ये है कि डिपेंड करता है हैविली ऑन सर्वर। अगर सर्वर ख़राब होगा तो कंप्यूटर्स का कोई वो नहीं रह जाएगा फिर तो यहाँ पर। एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पूरा सेटअप करना बहुत महंगा पड़ता है। और विंडोज सर्वर, नोवेल, नेटवेयर, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम के। इवन अगर आप लोगों ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले रूम में जाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि एक बहुत बड़ी मशीन सी लगी हुई होती है, और उन मशीन से नहीं है काफ़ी सारे कंप्यूटर से जो है कनेक्टेड होते हैं। तो वो मशीन जो है सारे यूज़र्स का सीक्वेंस की कौन किस क्वेश्चन पर कौन सा आंसर जो है सिलेक्ट कर रहा है, उसका सीक्वेंस अपने पास स्टोर की हुई है। तो वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कनेक्टेड है, वहाँ पर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग की गई होगी कि हर एक यूज़र का डेटा स्टोर किया जा सके। तो वहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजेस किया जा रहा है। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है मल्टी प्रोसेसिंग, क्योंकि ये अभी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी अभी एग्ज़ाम में इतनी अपडेटेड नहीं हुई है। पहले आप लोगों को पुराने वाले ही क्वेश्चंस के ऊपर महारत हासिल कर लेनी चाहिए। मल्टी प्रोसेसिंग न्यू टॉपिक है, एक टाइप से है, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी के ज़माने में आ रहे हैं। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस है ही नहीं ज़्यादा, लेकिन टॉपिक इंटरेस्टिंग और इजी भी है। देखिए, अभी तक हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उनके अंदर केवल एक चिप होती है। अगर आप अंदर देखेंगे लाइक दिस, यहाँ पर जो चिप होती है, जो सीपीयू का हम कह सकते हैं जान है, दिल है उसका, वो जो भी चिप होगी उसका टाइप, लाइक ये i3 है, i5 है, ये इसी से डिटरमाइंड होगा। सेमीकंडक्टर्स चिप्स जो आप लोगों ने जनरेशन्स में पढ़ी होगी, सारा खेल इसी का ही है, कौन सी प्रोसेसिंग ये यूज़ कर रहा है इसके अंदर। तो अगर यही सीपीयू का दिल दिमाग अगर है, तो क्यों ना हम अगर सीपीयू के अंदर दो दो लगा दें तो काम और बढ़िया नहीं हो जाएगा। तो अभी तक जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं सीपीयू के जो मदरबोर्ड है उसमें केवल एक ही चिप लगी हुई होती है, लेकिन अगर दो लगा दें या तीन लगा दें उससे कंप्यूटर का दिमाग, दिल और प्रोसेसिंग स्पीड बढ़िया बेहतरीन नहीं हो जाएगी। तो ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो मल्टीपल प्रोसेसिंग कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, पैरेलली। ये बहुत फास्ट और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाले होते हैं।
हो सकता है कि इन फ्यूचर में ऐसे ऐसे सीपीयू बनाए जाने लगेंगे जिनके अंदर 3 to 4 चिप्स हों। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये सीपीयू हमारे सीपीयू के फॉर्म में है, ये कुछ और फॉर्मेट में भी हो सकता है। अम, बाकी ये तो बनी हुई एआई से इमेज है। मैंने तो बस यहाँ एक मदरबोर्ड रिप्रेजेंट किया है और मदरबोर्ड पर काफ़ी सारी चिप्स लगी हुई हैं, वो हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि एक एआई हो, एआई से लिंक होगी जो एआई के डेटा को प्रोसेस करेगी। हो सकता है कि एक हेल्थ से लिंक होगी। हो सकता है कि वो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हो सकता है कि ये जो है आपका जो इनपुट आउटपुट हैंडलिंग है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करेगा। तो फ्यूचर में काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अलग अलग टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए हमने अलग अलग जो है इसके अंदर चिप्स लगा रखी हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारी फैसिलिटीज़ और स्पीड के साथ काम हुआ करेगा आगे चलकर। क्या है इसके बारे में नॉलेज? जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो दो और दो से ज़्यादा सीपीयू होते हैं एक ही कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर। दो और दो ज़्यादा सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपकी चिप है ना, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है एक ही सिस्टम कंप्यूटर के अंदर। फीचर क्या होते हैं इसके? प्रोसेस एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, पैरेलली एग्जीक्यूटेड होते हैं। मतलब अगर आप कोई एक वर्क कर रहे हैं अभी भी आप जो है मल्टीपल टास्क को एक साथ रन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कंप्यूटर स्लो हो जाता है और आप एक ही टाइप की थिंग्स को जो चला रहे हैं अभी। लेकिन यहाँ पर दो सीपीयू होने का चांस ये है कि हम एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे टाइप का भी ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो विंडोज़ ही हो, कुछ और भी हो सकता है। वो मैंने आपको बताया ना कि एआई या फिर साउंड रिलेटेड या फिर हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। शेयर्ड मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, और वो इवन हो सकता है एंड्रॉयड हो, है ना, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके अंदर मेमोरी शेयर्ड रहती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ही मेमोरी को जो है शेयर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क या कह सकते हैं रैम जो है वो शेयर रहेगी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है। मैं कह सकता हूँ 10 गुना परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी इससे अगर हुआ तो ऐसा। रिलायबल होते हैं, अगर एक सीपीयू फेल हो गया दूसरा काम करता रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है कि इससे ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर ऐसी टाइप की विंडो आने लगी जो इंस्टॉल होने लगेंगी तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। कॉस्टलियर हो गया है ये, डेफिनेटली कॉस्टलियर होगा वो। ठीक है, आगे आई थिंक ये लास्ट वन है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। इसमें फैसिलिटीज़ अलग होती हैं जैसे कंप्यूटर्स में हमारे होती हैं, क्योंकि ये टच को भी सेंस कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इवन इनके अंदर आप गेमिंग, डिफरेंट डिफरेंट टास्क, कैमरा, अदर थिंग्स भी इसके अंदर होती हैं। चलिए तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये डिज़ाइन किए जाते हैं स्मार्टफोन्स और क्लाउड बेस्ड यूजेस के लिए। इसके अंदर फीचर्स होते हैं टच इंटरफेस, क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन फैसिलिटी एंड विजुअलाइजेशन, एंड्रॉयड, आईओएस, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 365 क्लाउड। चलिए तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो हमने अभी करे। लास्ट के थोड़े कम इंपॉर्टेंट है बट स्टार्टिंग के जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूँ। वन पेज समरी में सीरियल में क्या था, स्टार्टिंग वाले कंप्यूटर उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। वन जॉब एक टाइम की जाती थी, बहुत सारे होते हैं। बैच में बैच बना देते थे। मल्टी प्रोग्राम में मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन करेंगे, तो कोई नाम खुद ही बता रहा है। टाइम शेयरिंग में टाइम शेयर हो जाता था। मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं रियल टाइम हो, उसी समय में हमारी जो है प्रोग्रामिंग फाइनल डिसीजन में पहुंचती है, उसी समय में होना चाहिए। डेडलाइन होती थी इसमें। डिस्ट्रीब्यूटेड में एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन फाइल शेयरिंग अलाउड होती थी। एक सिस्टम फेल होने से ज़रूरी नहीं है कि कोई कुछ हो जाएगा, वो उसका डेटा जो है यहाँ अवेलेबल होगा तो इस कंप्यूटर से इससे एक्सेस किया जा सकता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो नेटवर्क्स से कनेक्टेड होते हैं उससे हम रिसोर्सेज, हार्डवेयर, अदर चिंक से यूटिलाइज कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोसेस में एक से ज़्यादा चिप लगी हुई आई होती हैं। मोबाइल में एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गई आपकी। अब जो क्वेश्चन लास्ट टाइम आए हुए हैं मैं आप लोगों को वो सारे दिखा दे रहा हूँ, उनके आंसर भी हैं। लाइन से स्क्रीनशॉट या फिर नोट करना स्टार्ट कर देना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इनके टाइप बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में होता है। टाइप क्या क्या है इनके? बैच, मल्टीपल प्रोग्रामिंग, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ये हो गया 5 मिनट का क्वेश्चन। दूसरे पर चलते हैं। मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो स्पीड आप स्लो कर लीजिए, इसकी रोक रोक कर चलिए।
बैच ऑपरेटिंग और रियल टाइम के बीच में डिस्टिंगाइज करना है। अब याद रखना कि जब भी कोई डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आता है तो पैराग्राफ लिख कर मत आना। ये एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा, 1 नंबर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने लिखा भी अगर तो। जहाँ तक हो सके टेबल बनाइए डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन में, और ज़्यादा नहीं, 1 2 3 पॉइंट भी आप लिख देंगे ना, अच्छे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, रिस्पॉन्स टाइम, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसका मेमोरी, उसका यूजेज, उसके फीचर, आपको जो आ रहा है दोनों में ही ये हुआ आपको बात लिखनी है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम कितना होता था? नहीं, हमें डेफिनेटली नो इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, क्योंकि पूरा का पूरा जब तक जो हमारे पास बैग था उसके अंदर जितने भी पंच कार्ड हैं वो एग्जीक्यूट जब तक नहीं हो जाते तब तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन रियल टाइम में क्या है, हमें हाल के हाल इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। दे हैव सम डेडलाइन, दे मस्ट हैव टू बी एग्जीक्यूटेड फास्ट। इसमें यूज़र इंटरेक्शन होता था? नहीं नहीं, जब तक पूरी की पूरी बॉक्स नहीं खत्म हो जाती हमारी। इसमें यूज़र इंटरेक्शन होता है, हाँ होता है, कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस इंटरेक्शन है। इसका यूजेस कैसा होता था, किस में होता था? पेरोल है, बिलिंग सिस्टम है, पूरा का पूरा बिल निकालना है, डेटा एंट्री करनी है ना। और ये क्या है, एयरक्राफ्ट कंट्रोल है, रोबोटिक्स है, मेडिकल में इक्विपमेंट्स है ना। इसकी प्रायोरिटी कैसी थी? जॉब एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली होती थी इसके अंदर, लाइन्स है। लेकिन इसके अंदर टास्क प्रायोरिटाइज पे बेस्ड थे। जो यूज़र जिस चीज़ को अब प्रायोरिटी ज़्यादा देगा वो टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा। इनकी टाइमिंग जो है क्रिटिकल नहीं होती थी, इनकी टाइमिंग स्ट्रिक्ट होती है। दे हैव नॉट अ फिक्स्ड टाइम कि 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर देना है। हो सकता है कि 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए, हो सकता है 2 घंटे ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका एग्जांपल लीजिए। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो सकें। एक ऐसा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है मल्टीपल प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होना, जिससे कि सीपीयू का जो हम टाइम जो है, टाइम यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से कर पाएँ। सीपीयू जो है आइडल ना रहे, बैठा है, खाली ना बैठे है। तो जब एक प्रोग्राम वेट कर रहा होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का, तो सीपीयू स्विच कर जाएगा अनदर प्रोग्राम पर। क्या क्या इसके एग्जांपल थे? आईबीएम वाले थे, हाई सीपीयू एफिशिएंसी, बेटर डिसएडवांटेज, सोर्स डिसएडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये डिफरेंट कैसे है मल्टीपल प्रोग्रामिंग से? टाइम शेयरिंग में टाइम शेयर्ड हो जाता है, और मल्टीपल प्रोग्रामिंग में, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सभी को लगता है कि टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसे हैं। उसमें टाइम शेयर्ड होता है, इसमें प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा डिफरेंस देखिए। जो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो टारगेट हुआ करता था वो ये था कि हम सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। और टाइम शेयरिंग का मतलब ये है कि अगर एक सीपीयू 5 या 3 से 4 डिवाइसेस से कनेक्टेड है, तो जैसे ही इसका टाइम मतलब इसका टास्क एग्जीक्यूट होता है और ये कुछ और काम करने लगता है, तुरंत सीपीयू का जो कंट्रोल है वो इस पे आ जाता है। उसने 5 मिनट लिए, इसने 1 मिनट लिया, इसने 1 घंटा ले लिया, उसने 2 मिनट लिए। तो इससे फास्ट रेस्पॉन्स है यूज़र्स को हाल के हाल ही। लेकिन इसके अंदर क्या है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छा है। सीपीयू का यूटिलाइजेशन आप पूरा पूरा कर पा रहे हो, यहाँ ये लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। यहाँ पर ये लोग प्रोग्राम रन करते हैं, हो सकता है इसको हाल के दोबारा रन करना प्रोग्राम, तो ये वेट करना पड़ेगा इसको। यूज़र इंटरेक्शन इसके अंदर नहीं हो जाता, इसके अंदर होता था। यूज़र अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम बहुत लंबा लगता था, बहुत छोटा होता था। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया इसको, मैं अब आगे चलता हूँ। अब देखिए सारी बातें वही आ रही है, मैं बार बार नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को दिखाता चलता हूँ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार में नोट कर लेना नोटबुक पर, ठीक है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये भी वही सारी बातें हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और डिफरेंट कैसे मल्टी प्रोग्रामिंग? क्योंकि कीवर्ड जो है ना वो सेम है ना, सेम कीवर्ड होने की वजह से हम सबको सेम लगता है और हम भूल भी जाते हैं एग्ज़ाम टाइम पर। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग पावर फास्ट हो जाना, मतलब दो दो चिप लग जाना, दो दो तीन तीन चार चार चिप लगाना। जैसे मैंने बताया था कि ऐसे सीपीयू आने वाले हैं आज के ज़माने में। और मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट एक साथ हो सकें, जैसे हमारे में आज को होता है। हमारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट होते रहते हैं। मैंने आपको टास्क मैनेजर भी रन कर कर दिखाया था।
तो चलिए 10 क्वेश्चन पूरे हो गए यहाँ पर हमारे पास। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आगे मिलते हैं आप लोगों से।